मध्य प्रदेश की राजनीति कहीं न कहीं जनजातीय समुदाय के आसपास घूमती है। वोटिंग में एक बड़ा परसेंटेज और एक साथ गिरने वाले वोट। यही कारण है कि शायद सरकारें भी यहाँ पर जनजातीय समुदाय को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। ऐसे में आज हमारे साथ लक्ष्मण सिंह मरकाम जी हैं, जो शायद मध्य प्रदेश की जनजातीय योजनाओं के बारे में, जनजातियों के ऊपर किए जा रहे कार्यों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश सरकार में अपर सचिव के पद पर कार्यरत है और इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में निदेशक भी हैं। सबसे पहले तो अभी भाई साहब का प्रमोशन हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा हो रहा, किस तरह के फोन कॉल्स आए, लोगों की क्या शुभकामनाएं? देखिए, बहुत लंबा समय रहा है प्रशासन मतलब सेवा में काम करने का, और कॉलेज करते ही बहुत जल्दी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। तो लगभग 2003 से काम में हूँ, ये 2023 है, तो 20 वर्षों का सेवा का अनुभव, जिसमें तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 6-7 साल काम किया। फिर जो यूपीएससी के द्वारा जब नौसेना के सिविलियन अधिकारी के रूप में मौका मिला, तो उसमें भी शस्त्र और बाकी चीज़ों में पारंगत हासिल करने का अनुभव जो रहा। और उसके बाद ये जो लगभग 1.5-2 साल का जो पुराना अनुभव है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करने का जो एक अनुभव है, वो अतुलनीय है। कि उनके जैसे ऊर्जावान नेतृत्व के साथ काम करने का अनुभव मिलना, अब मैं समझता हूँ कि जीवन में एक आपके अनुभव को हिमालय तक पहुँचाने वाला अनुभव रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आपका रक्षा मंत्रालय का अनुभव रहा है, लेकिन इंटरेस्ट आपका हमेशा से जनजातीय विषयों पे रहा है, आप इसे जो पढ़ते लिखते रहे। क्या है, मेरे परिवार की लगभग पुराने 500 वर्षों की ज्ञात इतिहास है, तो हम उस कह सकते हैं विरासत को आगे ले जा रहे हैं, जो हमारी राजमाता रानी दुर्गावती के पहले से शुरू हुई और पूरे मुगल काल और अंग्रेजी काल के बाद जो आज़ादी के 70 वर्षों का जो एक पूरी यात्रा रही है, उस यात्रा को हमारे परिवार ने रॉक सॉलिड एक कह सकते हैं कि उसको देखा है, उसके साक्षी रहे, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस समाज की रक्षा करने का जो एक दायित्व हमारे ऊपर रहा, कई प्रलोभनों के बाद भी इधर उधर जाने के बावजूद हम लोग केवल जनजाति समाज के विस्तार में मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। जो 500 वर्षों का इतिहास है, या जिन चुनौतियों की बात आप कर रहे हैं, जो प्रलोभनों की बात कर रहे हैं, क्या थोड़ा ठीक है? देखिए, जो भारत का इतिहास जो है वो भारत एक सांस्कृतिक इतिहास है, परंतु हमारी जो पहचान रही है, जिसे हम आज जनजाति पहचान बोल रहे हैं, वास्तव में भारत में 4 तरह के समाज प्रमुखता से निवास करते आए थे। अच्छा, उनकी मात्रा में अंतर आते रहे। जैसे सबसे पहले बोले तो नगरीय समाज रहा, फिर ग्रामीण समाज रहा, उसके अलावा वनांचल में रहने वाला हमारा जनजातीय समाज जिसे हम कह सकते हैं, उसके अलावा एक घुमंतु जनजाति समाज भी रहा। तो पूरा भारत देश, चाहे वो हिमालय से इंदु पर्वत का देश हो, चाहे हम कहें अरुणाचल से लेकर का जो अखंड भारत है, कबीलाई क्षेत्र है अफगानिस्तान का, वहाँ तक का क्षेत्र है, उस सारे क्षेत्र में 4 जो घटक रहे हैं भारतीय समाज के, नगरीय, ग्रामीण, वनांचल में रहने वाले जनजाति समाज और घुमंतु जनजाति समाज, ये चारों ही पूरे इतिहास में कहीं ना कहीं किरदार के रूप में भारत के इतिहास में शामिल रहे। और चाहे वो मुगल काल हो, चाहे उससे पहले काल हो, कभी भी इन चारों समाजों की स्थिति कभी भी ऐसी दयनीय नहीं रही जो अंग्रेजों के 200 साल में हुई। जिस तरह से उनके कम्युनिटी लिविंग, मतलब जिस हम कबीलाई जीवन को जिस ताने बाने को जिस तरह तोड़ा गया अंग्रेजी शासन में, जिस तरह जनजातियों को जंगल से बाहर किया गया, जिस तरह उन्हें जो संसाधन के अधिकार कम्युनिटी के तौर पर, सामुदायिक तौर पर उन्हें हासिल थे, उससे उनसे जिस तरह से उनको वंचित किया गया, तो ये लगभग 150-200 सालों का जो वर्ग संघर्ष अंग्रेजों ने पैदा किया, उसका कारण है कि पिछले कई वर्षों से आज जनजाति समाज आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा परिवार रहा है, लेगेसी रही है, चाहे वो ब्रिटिश काल में यहाँ के जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने यहाँ से हजारों लाखों लोगों को ले जाकर आसाम के चाय बागानों में जिनको बसाया। आज जो आप वहाँ पे 30 लाख के आसपास चाय बागान में जनजाति लोग देखते हैं, उन्हें बसाने में कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का हाथ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की दमनकारी अंग्रेजी
शासन चल रहा था, तो उन्होंने सोचा था कि ये यहाँ के लोग अगर वहाँ पर जाकर अपना जीवन बचा पाए अकाल और उस चीज़ों में, तो एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसके बाद तीसरी चौथी पीढ़ी के अधिकारी हैं, तो देखते आए हैं सिस्टम को, समझते हैं, बड़े नज़दीक से देखा है। पिताजी का जो ननिहाल पक्ष रहा है, वो आज़ादी के बाद 15-20 वर्ष तक पिताजी के नाना एमएलए रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। फिर हमारा जो पारिवारिक पक्ष है, वो इतने एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने का उनका इतिहास रहा है। 1857 में लगभग हमारे परिवार के 13 से 18 लोगों को फांसी दी गई थी राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के साथ। तो एक तरह से उस इतिहास को, उस अस्मिता को हम लेकर जीवित, अपनी अस्मिता को लेकर चलते आ रहे हैं, इसलिए बड़े स्वाभिमान से कहते हैं कि हमें अपने इतिहास पे बहुत गर्व है। आप प्रशासनिक पदों पे रहे, ये सारा इतिहास आपने देखा पढ़ा, लेकिन अब आप सीधे एग्जीक्यूटिव तौर पर जनजातीय समाज के साथ काम कर रहे हैं, तो एक तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है और सबसे बड़ा संतुष्टि का विषय क्या होता है? जब आखिर में शाम को घर आते हैं तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट देती है चेहरे? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ, जो मुझे मेरे पिता की सर्विस के कारण और जो वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अधिकारी थे, तो उनके कारण जो एक पूरे भारत दर्शन करने का मौका मिला बाल्यकाल से, कई राज्यों में भ्रमण किया, और उसका जो मेरी सर्विस रही, उसके कारण जो मैंने पूरे दक्षिण भारत को बहुत करीब से देखा, और जब भी समय मिलता था तो अपने जनजातीय क्षेत्रों में जाना, उसकी अनुभूति को ग्रहण करना, ये सब चीज़ें चलती रहीं। तो लगभग यहाँ आने से पहले मैं लिखता रहा हूँ मुखर सोशल मीडिया पे, और जनजातीय विषयों की पॉलिसी के ऊपर मैं लिखता रहा हूँ, क्योंकि हम उस एक तरह से जो दृष्टिकोण को आगे लेकर आते हैं, जो कि वो दृष्टिकोण नहीं है जो पाश्चात्य का दृष्टिकोण है या पश्चिम का जो दृष्टिकोण है, कि वो जनजातियों को एक बंद केज, जीव जंतुओं से अधिक कुछ नहीं मानते, उन्हें वो एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से देखते हैं, वो उन्हें एक तरह से रेशियल दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वो भारत का जो जनजातीय समाज है, वो एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टि वाला नहीं, उसका एक जागृत इतिहास रहा है, उसका एक राजकीय इतिहास रहा है। हमने सैकड़ों रियासतें थी हमारी जिन्होंने लोहा लिया है अंग्रेज़ों से, मुग़लों से, हमने कई बार उनको हराया है। तो मैं जब आज के परिदृश्य में जो दृष्टिकोण है, जो परसेप्शन है, वो देखता हूँ, चाहे वो जो योजनाओं को बनाने वाले लोग रहे हों कई राज्यों में, या जो इसे एग्जीक्यूट करने वाले रहे हों, तो मैं समझता हूँ उनका जो एक तरह से इमेज वर्सेस रियलिटी है, उसका जो अंतर है, वो कहीं ना कहीं उन वास्तविक योजनाओं को ज़मीन स्तर पर क्रियान्वित करने में एक तरह से उनके मानसिक रोड़ा बनाता है। और मुझे जब अवसर मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ करने का, तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रहा कि जिस ज़मीनी स्तर से वो जनजातीय समाज को समझते हैं, और वार्तालापों में कहते हैं कि उनका सारा बचपन वो जहाँ से हैं, उनके सारे मित्र, सखा, बाल सखा, सब माँ नर्मदा के किनारे सब जनजाति उनके मित्र थे। तो मैं समझता हूँ उनके साथ मिलकर जब काम करने का और नीतियों को बनाने और उनके क्रियान्वयन में जो अपना सहभागिता करने का मौका मिला, तो मैं समझता हूँ ये पूरे भारत में जितने भी लोग आज नीति पर काम कर रहे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश मॉडल को समझना चाहिए। अभी एक जो मेरी शिकायत भी रहती है कि अभी जब हम देखते हैं देश भर में एक विकास 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 को एक तरीके से कंक्रीट के जंगलों से तोला जाता है, लेकिन जब हम जनजातीय समाज के बीच में काम करते हैं तो विकास करते हुए उस पहचान को, जो इंडियनियसनेस है, उसको कैसे बचा के रखा जाए, एक बड़ी चुनौती हो जाती है। इसका क्या ब्लूप्रिंट लेके चल रहे हैं हम कि हम विकास तो करेंगे लेकिन उनकी वास्तविक पहचान ना चली जाए उस विकास के चक्कर? देखिए, हर सवाल मतलब भविष्य की कुंजी हमारे अतीत में है। हम अक्सर कहते हैं कि हर किसी भी समस्या का जो है, भविष्य की किसी समस्या का अगर आप समाधान चाहते हैं तो आपको अतीत में जाना पड़ेगा। और भारतीय संदर्भ में, भारतीय जनजातियों के संदर्भ में हमारे जो समस्याओं की कुंजी भी हमारे अतीत में है। देखिए, जितने भी आज हम जिस विकास की बात करें, सारा विकास न्यूक्लियस होता जा रहा है, एक परिवार केंद्रित विकास है और व्यक्ति के अधिकार केंद्रित विकास, कि मुझे राइट चाहिए, मुझे हर चीज़ चाहिए। लेकिन इसके उलट जो जनजाति आदिवासी समाज है, जो ट्राइबल कम्युनिटी या कबीलाई समाज है, वो समाज अधिकार से अधिक दायित्व बोध वाला समाज था। इसलिए उन्होंने जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी लिविंग कॉन्सेप्ट को अपनाया। कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट यह है प्रकृति का भोग नहीं,
प्रकृति के साथ उसके सानिध्य में रहने का, उसके सहवास में रहने का जो जिसको हम बोल सकते हैं जीवन शैली है, उसे अपनाया। अब जब संविधान लिखा गया तो संविधान निर्माताओं ने पूरे संविधान में कम्युनिटी राइट्स के तौर पर केवल जनजातियों के कम्युनिटी राइट्स को स्वीकार किया। अब आप समझ रहे हो कि जब जनजाति अपने किसी परिवार की कल्पना करता है और उससे पूछा जाए कि उसके परिवार में कौन कौन है, तो केवल माँ बेटे या उसकी चिंता नहीं करता। उसके घर में कितनी गाय बैल हैं, उसके घर में कितने महुए के पेड़ हैं, कितने आम के पेड़ हैं, कितनी गिलहरियाँ हैं, कितनी, वो सबकी चिंता करता है। तो सबके लिए चिंता करने वाला जो जीवन दर्शन है, उस जीवन दर्शन को बिना समझे, जिस तरह एक वेस्टर्न मॉडल या जिसको हम वेरियर एल्विन का मॉडल बोलते हैं, उस मॉडल के तहत उनको कैसे त्वरित विकसित करने का जो मॉडल था, उसकी सबसे बड़ी जो बोल सकते हैं नकारात्मकता थी, उन्होंने उसके संस्कृति को ख़त्म कर दिया। तो जनजातीय समाज जो है या आदिवासी समाज, अपनी संस्कृति के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं, और उसकी संस्कृति सामुदायिक संस्कृति है। हम जो कहते हैं कि मानव सामुदायिक प्राणी है, परंतु जो पश्चिम के विकास की अवधारणा ने उसे सामुदायिक नहीं, केवल प्राणी बना दिया। और जब प्राणी का जो आत्मभाव है वो स्वकेंद्रित है, प्रकृति केंद्रित नहीं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि भारत में ही संभव है प्रकृति पूजक समाज या समाज केंद्रित जीवन शैली, वो जीवन शैली कम से कम में जीवन निर्वाह करने की आपको एक सीख देती है। अब जैसे हम पिछले कुछ समय में देखें तो खास करके भारत में जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है तो बहुत तेजी से बदली है चीज़ें। जैसे अभी हम अपने आसपास ही देख रहे हैं कि ट्राइबल्स में रंगों का, डिटेलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व था। हर चीज़, वो चीज़ जो कि जनरल इस्तेमाल का एक लोटा भी है तो उसको खूबसूरत, उसको रंगीन बनाने की कोशिश की जाती है। ये सौंदर्य बोध उनके अंदर था। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण या सरकारें जिस तरीके से लगातार योजनाएं बना रही हैं, इन सब के कारण कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उनकी वो पहचान, उनकी वो जो रंग है, उनका जो सौंदर्य बोध है, जो चीज़ उनको अलग बनाती थी, वो खोती जा रही है। और अगर हम इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, चीज़ हमारे ध्यान में है, तो ये योजनाओं में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? आप देखिए, लगभग 1.5-2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह जनजाति गौरव अभियान को छेड़ा, तो उसका मुख्य केंद्र ये था। देखिए, आप भारत की अगर बात करें तो 2 तरह से प्रोडक्शन होता है। एक प्रोडक्शन होता है मार्केट के लिए, उस प्रोडक्शन का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट। लेकिन जनजातीय समाज का, आदिवासी समाज का व्यक्ति जब कुछ बनाता है तो उसका उद्देश्य प्रॉफिट नहीं होता, उसका उद्देश्य अपनी संस्कृति को, कला को सहेजने का एक माध्यम होता है। तो अगर आप कहें कि अगर कोई छोटी से छोटी वस्तु भी वो बना रहा है, उसका उद्देश्य ये नहीं कि उसे मार्केट में कितना पैसा मिलेगा, उसका उद्देश्य ये है कि वो अपने जीवन का प्रतिबिंब उस कला में डाल पा रहा है कि नहीं डाल पा रहा है। तो आप देखेंगे कि जितने भी जनजातीय आर्टिफैक्ट्स होते हैं या चीज़ें होती हैं, वो जनजातीय जीवन की कला का प्रतिबिंब हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके जीवन में रंग हैं, उसके जीवन में उत्साह है, उसके जीवन में उमंग है, तो उस उमंग का प्रतिबिंब उसके कला क्षेत्र में पड़ता है। आप जनजातीय आदिवासी समाज के दिनचर्या को उठाकर देख लें, उस दिनचर्या में आपाधापी की कोई जगह नहीं। वो कभी भी अपरिग्रह या संकलन और उसके पीछे नहीं भागता। वो तो जिसको बोल सकते हैं कि प्रकृति की गोद में आत्म केंद्रित, जिसको बोल सकते हैं आनंद की अनुभूति में जीता है। तो जो कुछ भी वो करता है वो आनंद की अवस्था में करता है। इसलिए उसका सौंदर्य है, उसका रंग बोध है, उसका जो बोध है, कला के प्रति जो उसका बोध है, वो अंदर से आया हुआ बोध है, अंदर की अंतर यात्रा से आया हुआ है। इसलिए जब जो कुछ भी वो बनाता है वो अपने आप में कला का नमूना हो जाता है। इसके उलट जो आप बाजारी ताकतें हैं, वो जब कुछ बनाती हैं तो उनका उद्देश्य कला का प्रतिबिंब नहीं होता है, उनका उद्देश्य कैसे उस वस्तु का बाजारीकरण करते हुए उससे अधिक उसका किस प्रकार से यूं कहें कि प्रॉफिट होना होता है। यही बेसिक अंतर है। हमारे भारतीय दर्शन में कला जो है वो एक तरह से, हमारे दर्शन में जो कला है वो कला एक तरह से किसी अर्थ उपार्जन का माध्यम नहीं है।
और मैं समझता हूँ ये बात जनजाति समाज, आदिवासी समाज पर लागू होती है कि वो उनके जीवन के हर एक पल को आनंद में जीने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो जो कुछ करते हैं वो अपने आप में उनके जीवन का प्रतिबिंब है। तो उनकी कला पर उस रंगों का प्रतिबिंब आता है, संगीत का प्रतिबिंब आता है, खान पान का प्रतिबिंब आता है और उनके प्रकृति के साथ जुड़े हुए जीवंत रिश्ते का प्रतिबिंब आता है। अभी पिछले कुछ समय में अगर जनजातीय समाज को लेकर सबसे बड़ा कदम मध्य प्रदेश सरकार ने पेसा एक्ट का उठाया है। लंबी समय से मांग थी, ये मांग पूरी हुई। आप क्या देख रहे हैं आने वाले समय में जो पेसा कानून है ये जनजातीय समुदाय को किस तरीके से बदलने वाला है, किस तरीके का प्रभाव उनके ऊपर छोड़ने वाला है? देखिए, अगर आप पूरे आज़ादी के बाद के इतिहास को देखें तो आप एक बात आपको समझ में आएगी कि शुरुआत के 50 वर्षों में जनजातीय समाज विकास को किस तरह से प्राप्त करना चाहता है उसके ऊपर कोई चिंतन नहीं हुआ। वो एक बंद कमरों में बैठी हुई योजनाओं के तहत एक तरह का था, जिसे मैं अक्सर कहता हूं कि वो एक फिजिकल पाथ तो बनाया गया लेकिन साइकोलॉजिकल पाथ नहीं था। उनका जो स्व का भाव था उसे कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया। तो जिस भी चीज को हम बोलकर उनके बीच लेके गए कि आपके लिए है, उन्होंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। चाहे वो बांधों के तहत विकास हो, चाहे अंधाधुंध विकास हो, सड़कें हों। लेकिन मैं समझता हूं कि 2003 के बाद का अगर आप मध्य प्रदेश देखें, 2003 से पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। मैं जबलपुर रहता हूं, मुझे कई बार भोपाल आने का जब मौका होता था तो 12 से 14 घंटे लगते थे हमें वाहन से। आज मैं अपने जबलपुर में मात्र 3.5 घंटे में पहुंचता हूं। तो ऐसा नहीं कि उस वक्त पर विकास नहीं किया गया, लेकिन जो ये डिस्टेंस था ये वास्तव में योजनाओं का भी डिस्टेंस था, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्टेंस बोलते हैं। तो 2003 के बाद से जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उन्होंने जब देखा कि किस प्रकार जनजातियों को विकास किया जाए, और जब ये 1996 वाली बात है उन्होंने देखा, लेकिन ये देखा कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। उन्होंने देखा कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत अधोसंरचना है उसके ऊपर तो जनजातीय क्षेत्र में कोई ध्यान ही नहीं दिया गया था। फिर आप देखते हैं कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में शिक्षा का एक तरह से, जहां पहले 1000 से भी कम छात्रावास होते थे, उनके कार्यकाल में 3000 से अधिक छात्रावास बनाए गए। आप देखते हैं कि पहले छात्रवृत्ति बहुत कम थी, मतलब कहने में भी मुझे शर्म आए। आज 3000 4000 से अधिक की छात्रवृत्ति एक छात्र को मिल रही है। तो जो बेसिक नीड्स थे शिक्षा के, स्वास्थ्य के, कनेक्टिविटी के, उन बातों को एड्रेस करना पहले जरूरी था अधिकार देने से पहले, क्योंकि उस वक्त पे भी अधिकार दे दिए जाते लेकिन वो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अधिकार किस तरह से उपयोग करते। तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत के जो 10-12 साल हैं जनजातीय क्षेत्र के विकास की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उन पर ध्यान दिया। और पेसा कानून आने के बाद भी जो विसंगतियां थी कि वनाधिकार कानून में जो विसंगतियां थी, वन कानून की जो विसंगतियां थी, और कई तरह के जो ऐसे स्टम्बलिंग रोड ब्लॉक्स थे, उन्हें दूर करते हुए जब 10 राज्यों में से मध्य प्रदेश का जो पेसा नियम आया, तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी जब उनसे बात होती है तो 2 राज्यों ने तो बनाए ही नहीं अभी, लेकिन जितने राज्यों ने बनाए हैं उसमें सबसे सुंदर, सरल भाषा में सबसे अधिक अधिकार देने वाला पेशा नियम अगर कोई है तो मध्य प्रदेश का। ये कई लोग बोल रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो 6 पिलर इस कानून के बनाए, जल, जंगल, जमीन, महिलाओं, मजदूरों और संस्कृति संरक्षण के अधिकार, ये जो 6 पिलर्स पे हमारा मध्य प्रदेश का जो पेशा नियम है, ये उन्हें सरलता से इसके बारे में बताता है। और जो उनकी सबसे बड़ी मूलभूत समस्या थी जनजातीय समाज की, वो थी भूमि का एलिनेशन। मतलब उनके पास जो भूमि है वही उनकी आत्मा है। तो ये जो सबसे बड़ा जो अधिकार देता है कि और ऐसा अधिकार नहीं देता जो पूर्ववर्ती है, ये अधिकार देता है कि इतिहास में भी पिछले 50 सालों में अगर किसी के साथ शोषण हुआ है, आर्थिक शोषण के तहत अगर उसकी भूमि को किसी ने जबरदस्ती ले लिया है, तो ये अधिकार देता है कि उस ग्राम सभा को अधिकार देता है कि उस भूमि को उस परिवार को वापस दिला जाए, ग्राम सभा को वापस दिला जाए। तो मैं समझता हूँ इसके बाद जो है विकास की अवधारणा में, जब तक वो स्वयं उस विकास को अंगीकृत नहीं करते,
तब तक उनसे बिना पूछे कोई विकास ना किया जाए, इस बात की जो इस पेशा कानून में प्रमुख बात है वो मैं समझता हूँ बहुत अपने आप में अनोखी है। और पूरे उन पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सबसे अंतिम चीज है जिसे हम बोल सकते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत मूल मंत्र है कि जन सहभागिता से सुशासन, जब तक जन सहभागिता नहीं है सुशासन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जो सुशासन के लिए जो जन सहभागिता का वो जो मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र ने इस कानून को, इस नियम को वास्तव में आज आत्मा प्रदान की है। लेकिन इन सारे प्रावधानों के बाद, देश का सबसे अच्छा पेशा कानून होने के बाद भी, जब से कानून बना है तब से लेकर इसको छोटे छोटे आंदोलन, छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन भी लगातार हो रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं कि किस तरह जयस से जुड़े जो पदाधिकारी हैं वो पेशा कोऑर्डिनेटरों की जो नियुक्ति हुई है इसको लेकर इसके ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो ये सारा क्यों हो रहा है, इसके पीछे बता दें। देखिए, मैं उसकी चूंकि मेरा विभाग तो नहीं है, डिटेल में नहीं जाता, परंतु ये कहता हूँ कि जब जैसे ही हमने पेशा कानून नियम बनाए तो सवाल ये था कि कुछ तथाकथित संगठन जिसका आपने नाम लिया, उनका अस्तित्व ही इसी कानून पर था। उन्होंने कहा ही था कि हम 5वीं अनुसूची में लाएंगे और ये करेंगे। मेरे मित्र हैं जो लोग भी उस संगठन से जुड़े रहे, मैं भी 2014 से उनसे काफी वैचारिक रूप से हम एक दूसरे संवाद की स्थिति में थे। तो उनका अस्तित्व इस पर था कि हम पेशा कानून लाएंगे, परंतु इतिहास गवाह है। आप देख रहे हैं कि पेशा कानून पे क्या काम किया गया। तो जब हमें मौका मिला या जब हम इस पर आए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर घोषणा की 18 सितंबर 2021 को माननीय गृह मंत्री जी के सामने, और बहुत ही ऐतिहासिक दिन था जब राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का बलिदान था, तो उन्होंने एक तरह से संकल्प लिया और 14 घोषणाएं जो की जनजातीय गौरव की, उसकी सबसे प्रमुख घोषणा थी पेशा कानून का नियम। तो जब नियम बनाया तो नियम में ऐसा नहीं किया कि अधिकारी बैठे और नियम बन गया। वकायदा पूरे समाज के प्रमुख जनप्रतिनिधि, जो आप अगर सूची देखें, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें मध्य प्रदेश के जो 10 से 11 प्रमुख ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, चाहे वो गोंड हो, चाहे भील हो, भिलाला हो, पटेलिया हो, कुरकू हो, बैगा हो, है ना, सहारिया हो, इन सभी कम्युनिटी से वाद संवाद करके इनकी आवश्यकताओं को समझते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपने नियम बनाए। इस पूरी विवेचना में दरवाजे संवाद के ओपन थे, क्योंकि जो लोग इस कमेटी के सदस्य थे वो गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र घूम रहे थे, वो लोगों से वार्तालाप कर रहे थे, संवाद कर रहे थे। और इस कमेटी की जब बैठकें होती थी तो उसमें वो जो कुछ सीख कर, अनुभूति लेकर आते थे, वो अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें शेयर करते थे। हमने सब करते हुए एक ड्राफ्ट नियम बनाया। तो उस ड्राफ्ट नियम पे भी इनके पास किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं थी। इन्होंने उस नियम को सकारात्मक रूप से, उसके अंदर और क्या चीजें जोड़ी जाए उस पर कोई चर्चा नहीं की। नियम बनाने के बाद पब्लिक डोमेन में जब ड्राफ्ट नियम दिए गए तब भी उनसे मांग की गई कि भाई आप बताएं कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि सिवाय हंगामा खड़ा करने के इन तथाकथित संगठनों ने कुछ भी इसमें सकारात्मक वो नहीं किया। और हम अक्सर कहते रहते हैं कि देखिए, भड़काकर, किसी की भावनाओं को भड़काकर डिस्ट्रक्टिव काम करना बहुत आसान है, लेकिन नीतिगत फैसलों में संविधान के दायरे में रहते हुए किसी समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नियम जो बनाया गया, उसके ऊपर चर्चा करने, काम करने, क्रियान्वयन करने के लिए लोग क्यों साथ नहीं आए। अब जब अच्छा नियम बन चुका है, क्रियान्वयन हो रहा है, हमारे पास लगभग 12,000 ग्राम सभाएं जिसमें घोषित हुई हैं, उनकी 7 तरह की समितियां बनाई गई हैं। शांति निवारण समिति है, मजदूरों के अधिकार की समिति है, वन प्रबंधन समिति है, खनिजों के लिए समिति है। उसके अलावा एक तरह से जो पुलिस की FIR होती है उसमें आपस में विवाद निपटारा करने की जो समितियां बनाई गई हैं। 268 से अधिक ग्राम सभाओं ने स्वप्ने तेंदुपत्ता को बाहरी मार्केट में बेचने की जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं। जब इतने सारे सकारात्मक चीजें हो रही हैं मात्र 6 महीने के अंदर, तो मैं समझता हूं जिनका उद्देश्य जनजातीय समाज का विकास करना नहीं है, उनके अंदर की बौखलाहट इस तरह के प्रतिक्रियाओं के रूप में सामने आ रही है। और मैं समझता हूं कि जिसे वो अक्सर बात कर रहे हैं मेरिट की, मुझे आप बताइए मेरिट क्या चीज होती है।
मेरिट जो है, जिसे आप मेरिट कह रहे हैं, जंगल में किसी कानून को ले जाकर क्रियान्वित करने के लिए आपको अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं है मेरिट की, या आपने 90% प्राप्त की हो। मेरिट क्या है कि वो उस क्षेत्र की सामान्य भाषा को समझता है क्या, उस क्षेत्र की डेमोग्राफी को समझता है क्या, उस क्षेत्र के रीति रिवाजों को समझता है क्या, उस क्षेत्र में इस कानून को लागू करने के लिए जो व्यवधान आएंगे उनको समझकर वार्तालाप करने की स्थिति में है क्या। तो वो तभी हो सकता है जब वो कोई स्थानीय व्यक्ति हो। और मैं समझता हूँ जो क्षणिक आवश्यकताएं होती हैं सरकारों की, उनके लिए तो एक विकल्प है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर इसमें कोई चूक होती तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह के तर्कश में उनके लोग हैं, जो अगर इसमें वाकई में नीतिगत कोई चूक होती या वाकई में कोई ऐसा एंगल होता जिस एंगल पे गलती निकाली जा सकती है, तो मैं समझता हूँ ये लोग कुछ और दरवाजे खटखटा रहे होते। ये विषय 3 महीने से सबके सामने है, लेकिन वो देख रहे हैं कि किस रफ्तार से पेशा कानून का क्रियान्वयन हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि उनके क्रियान्वयन में गति और मिल गई है, वो है लाडली बहना योजना की। क्योंकि जिस तरह से ये योजना जनजातीय समाज के विकास में कारगर साबित होगी, मैं समझता हूँ कोई और योजना की कल्पना हम नहीं कर सकते। आपको आश्चर्य होगा कि लॉन्च करने के एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ है और लगभग 55 से 60 लाख के आसपास महिलाओं ने इसके लिए आवेदन कर दिए, और उसमें अधिकांश जो आवेदन हैं वो जनजातीय क्षेत्र से आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को जो हम लोग जनजातीय क्षेत्र में आत्मीयता से अपने व्यक्ति को मामा कहते हैं, आज वास्तव में प्रदेश में जनजातियों के कोई मामा हैं तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। चुनाव दोबारा से नजदीक आ रहे हैं। मैं तो अधिकारी हूँ, तो चुनाव पर टिप्पणी करना सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर फिर से आपको सेवा का मौका मिलता है इसी पद पर, जिस पद पर आप हैं, तो अगले 5 साल के लिए आपके मस्तिष्क ब्लूप्रिंट क्या है और क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भारत के जो 2 सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मध्य प्रदेश के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो ब्लूप्रिंट है वो इनके दिमाग में है, और हम उनके एक तरह से सैनिक के तहत या फुट सोल्जर के तहत हम उनके इस ब्लूप्रिंट को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के ब्लूप्रिंट को फुट सोल्जर की तहत शब्दशः आत्मा रूप में और शब्द रूप में क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मेरी एक व्यक्तिगत क्यूरियोसिटी है कि बार बार एक सवाल उठता है अभिव्यक्ति की संगतता का। अगर आप अधिकारी के तौर पर आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं होगा कि हर सजेशन पे 100% सहमति रहती होगी, कभी कभी मन में ऐसा भी आता होगा कि इस काम, तो ये स्कोप तो मिलता है आपको बात रखने का, असहमति प्रकट करने का, या ये कहने का जिसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहे। आप जो ज़मीन पर देख रहे हैं वो समझते हैं, बिना असहमति के और बिना अपनी बातों के इतना सुंदर जो नियम आज आया वो संभव नहीं था। क्योंकि देखिए, कई चीज़ें, कई अधिकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो उनके जीवन बदलने के लिए आया हूँ, और कई बार एक जिसे हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया जिसको बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ये करेंगे ये समस्या आएगी, लेकिन उन सारी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनजाति समाज की आवाज़ को इसमें मूर्त रूप दिया है, वो तभी संभव हो पाया है जब सारे यस और नो उनको सुनते हुए जो सबसे बेहतर है उनके लिए, उसके लिए हाँ करने का जो मैं समझता हूँ कि मादा है, वो बहुत कम लोगों में होता है। और हम बहुत ऋणी हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कि उन्होंने बिना ये सोचे हुए कि इसका राजस्व में क्या नुकसान होगा या इससे किसी तरह की विकास योजनाओं में क्या विरोध हो सकते हैं, बिना ये सोचे हुए उन्होंने वास्तविक अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय जिसे हम कह सकते हैं, उस पर खड़े हुए व्यक्ति की बात को सुना, और उसकी सहमति असहमति का प्रतिबिंब है हमारे पेशा कानून, जो अधिकार भी देता है और दायित्व बोध भी कराता है। तो मैं समझता हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू, और हम समरसता के साथ जनजातियों के सारे अधिकार उनके हाथों में देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो ये जो आपका प्रश्न है, एक उनके टीम में काम करने का जो मुझे अवसर मिला है,
तो मैं समझता हूँ मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि उनके साथ काम करने की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब हम उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं तो हम इतने सहज होते हैं कि छोटी सी छोटी चीज़ भी जो हमारे मन में है उसकी भी हम शंका समाधान उनसे कर लेते हैं। ये खूबसूरती है उनके मार्गदर्शन में काम करने की। हमें अपना समय देने के लिए और अपना खुलकर विस्तार से हर विषय में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब ज़रूर करें।